गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में आनुवंशिकता वाले चैप्टर में मेंडल के तीसरे नियम के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मेंडल के तीसरे नियम, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यय के नियम के नाम से भी जानते हैं, इसे मेंडल का तृतीय नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो विकल्पी जोड़ों वाले जनक पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, दो विकल्पी मतलब दो विपरीत गुणों वाले जो है, अगर हम देखें जनक पौधे जो हैं उनके मध्य जब क्रॉस करवाते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। किसी भी लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं और यही मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग ही स्वतंत्र अपव्यय के नियम का उदाहरण है। ठीक है, जब मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग में क्या किया था, दो जोड़ी लक्षणों को लेकर प्रयोग किए थे, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर प्रयोग किए थे। जैसे कि अगर हम देखें एक एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मटर के संयुग्मजी पीले और गोलाकार बीज, ठीक है, ये दो लक्षण हो गए। एक तो रंग के आधार पर पीला और इसके आकार के आधार पर गोल, पीले और गोल बीज का वाले पौधे का संकरण अगर हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में, तो जो प्रथम पीढ़ी है उस पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, पीले और गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी में परस्पर स्वयंपरागण कराने पर, अब जो F1 पीढ़ी आई उस F1 पीढ़ी में अगर हम स्वयंपरागण कराएं तो स्वयंपरागण कराने से F2 पीढ़ी में हमें देखो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बारे में हम बता दिया। तो देखो ये Y और R, ये Y पीले और R का मतलब गोल, पीले और गोल जो बीज हैं, ठीक है, इसका संकरण हमने करवाया किससे, हरे और झुर्रीदार। यहाँ पे स्मॉल y हरे को प्रदर्शित कर रहा है और स्मॉल r जो है झुर्रीदार को। ठीक है, पीले और गोल जो है उसका हरे और झुर्रीदार के साथ जब क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, पीले और गोल। ठीक है, एक भी कैपिटल Y अगर आता है तो वो पीलेपन को प्रदर्शित करता है, एक भी कैपिटल R जो है वो डोमिनेंट गुण है, प्रभावी गुण है, जो कि अगर हम बात करें पीले जो है गोल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें जब इनमें ही स्वयंपरागण करवाएं, स्वयंपरागण करवाने पर अगर हम देखें आपस में स्वयंपरागण कराने पर ये चार अगर हम बात करें युग्मक हमें प्राप्त हुए, इन चारों युग्मकों को जब स्वयंपरागण करवाएं तो ये देखिए इस प्रकार से लिख दिया और यहाँ पे इस प्रकार से इन चारों युग्मकों को लिख दिया। ठीक है, अब ये Y और ये Y, ये R और ये R, कैपिटल Y कैपिटल R मतलब पीले और गोल। इसी प्रकार से कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, पीले और गोल। ठीक है, फिर ये कैपिटल Y कैपिटल R पीले और गोल, ये कैपिटल Y ये स्मॉल y, ठीक है, ये कैपिटल R ये स्मॉल r पीले और गोल। तो ऊपर की तरफ चारों पीले और गोलाकार बीज प्राप्त हुए। यहाँ देखिए ये कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, ये कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r पीले और गोल। इधर देखें तो यहाँ पर भी चारों पीले और गोल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखिए ये कैपिटल Y स्मॉल r दोनों कैपिटल Y हैं, पीले तो हैं लेकिन दोनों यहाँ पे स्मॉल r आ रहे हैं। ठीक है, और स्मॉल r जो है अगर हम बात करें अप्रभावी गुणों को बताता है, जो कि झुर्रीदार वाला गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे पीले और झुर्रीदार। ऐसे यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r पीले गोलाकार। ठीक है, यहाँ देखिए कैपिटल Y स्मॉल r फिर पीले और झुर्रीदार, क्योंकि दोनों स्मॉल r आ गए झुर्रीदार। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें पीले और गोलाकार हमें प्राप्त हुए, पीले और गोलाकार यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के आपस में संकरण करवाएं तो हरे और गोलाकार, हरे कैसे, ये स्मॉल y ये भी स्मॉल y, दोनों स्मॉल y। ठीक है, और दोनों कैपिटल R हैं तो गोलाकार। ठीक है, तो हरे और गोलाकार, यहाँ पे भी देखो हरे और गोलाकार क्यों, क्योंकि देखो ये स्मॉल y वो भी स्मॉल y, दोनों स्मॉल y आ गया तो हरे हो गए। ठीक है, और ये गोलाकार क्योंकि एक कैपिटल R आ गया इसलिए गोलाकार। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए कैपिटल Y स्मॉल r पीले और झुर्रीदार। यहाँ देखिए स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r हरे और गोलाकार। ठीक है, और सबसे लास्ट स्मॉल y स्मॉल r हरे और झुर्रीदार। तो इस प्रकार जो ये रेशो निकला, ठीक है, F2 पीढ़ी के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशो है, अगर हम देखें जो उसकी बाह्य संरचना के आधार पर जो अनुपात निकाला गया फिनोटाइपिक, उसमें देखिए 9 तो पीले और गोलाकार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पीले और गोलाकार हो गए। 3 जो हैं वो पीले और झुर्रीदार हो गए। कैसे, देखो 1 2, ठीक है, और तीसरे ये पीले और झुर्रीदार 3। ठीक है, 3 जो हैं वो हरे गोलाकार, 1 2, ठीक है, और 3
ठीक है, और जो एक जो है वह हरा और झुर्रीदार, ठीक है। तो इस प्रकार से 9:3:3:1 का जो रेशो बाह्य संरचना के आधार पर हमने देख के निकाला। लेकिन अगर इसका जीनोटाइपिक रेशो अगर देखें तो जीनोटाइपिक जो रेशो निकलता है 1:2:4:1, जिसके बारे में हमने मेंडल के द्विसंकर संकरण क्रॉस के बारे में से भी आपको बताया था। तो ये था मेंडल का तृतीय नियम। अब हम बात करते हैं मेंडल के नियमों में वंशागति के नियमों का महत्व, ठीक है, कि सजीवों में प्रभाविकता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके हानिकारक और घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाती। देखो, प्रभाविता का लक्षण जो प्रथम नियम था, ठीक है, वो पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे घातक जीन जो है अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो ये वंशागति के नियम का पहला महत्व। मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। मेंडल के पृथक्करण के नियम से हमें पता चलता है कि जीन किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेस करते हैं, ठीक है। तीसरा, कि पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं तथा ये दोनों विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और चौथा, कि मेंडल के नियमों में संकर संतति से उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में भी हमें पता चलता है। पाँचों पॉइंट, कि संकरण विधि में अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। संकरण विधि से जो अनुपयोगी लक्षण हैं उनको हम आसानी से हटा सकते हैं तथा उपयोगी लक्षणों का समावेश करवा सकते हैं और उन उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में ला सकते हैं। अगला पॉइंट, कि मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन देने वाली फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। और सबसे लास्ट, कि मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सूर्यग्रहण की मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। तो ये अगर हम बात करें मेंडल के वंशागति के नियम हुए, उनका महत्व हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।